पहली बात तो आप लोगों के माध्यम से मैं बहुत स्पष्ट करना चाहता हूं कि महिला आरक्षण बिल लागू हो चुका है। इन्वर्टेड कामा में फिर से दोहरा रहा हूं इसको। महिला आरक्षण बिल जो 2023 में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने पास किया था, वो 16 अप्रैल 2026 से पूरे हिंदुस्तान में लागू हो चुका है। इसलिए अगर इसके बारे में कोई सवाल उठा रहा है तो ये पूरी तरह से झूठ है, असत्य है, गलत है। नंबर एक। दूसरी बात, बिल क्या था? बिल था डीलिमिटेशन का। डीलिमिटेशन के बारे में 2023 का बिल खुद से पढ़िए आप, और उसमें प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार ने लिखा था कि पहले सेंसस होगा, फिर डीलिमिटेशन होगा, फिर आरक्षण होगा। ये मैंने नहीं लिखा था। 2023 के बिल में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने लिखा था। तो आप समझ गए, उनके खुद के बिल में यह था कि हम जनगणना कराएंगे, जनगणना कराने के बाद परसीमन कराएंगे, परसीमन कराने के बाद आरक्षण देंगे। अब आप जनगणना कौन सी कराएंगे? कौन सी जनगणना आप मानेंगे? आप हिंदुस्तान की जनता का 12,000 करोड़ रुपए 2026 से होने वाली जनगणना में खर्च कर रहे हैं, जो अभी शुरू है पूरे देश में, जिसके लिए गृहमंत्री अमित शाह जी ने भी कहा सदन में कि हम जनगणना करा रहे हैं। उस जनगणना में जाति जनगणना भी शामिल है। और 26 की जनगणना खत्म कब होगी? 2027 मार्च में खत्म होगी। चुनाव कब है आपका? 2029 में। तो आप बताइए ना मुझे, समस्या कहां है? पहले जनगणना होने दीजिए, फिर परसीमन होने दीजिए, फिर आरक्षण होने दीजिए। यही तो आपने लिखा था 23 में, वो तो पास हो चुका है। क्यों इतना झूठ फैलाया जा रहा है? मेरी तो समझ के बाहर है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी झूठ फैलाने में माहिर है। उन्होंने पूरे देश के अंदर एक झूठा बयान फैला रखा है। महिला आरक्षण बिल गिर गया, नहीं भाई, महिला आरक्षण बिल 2000, मेरा फोन लेके आओ, 16 अप्रैल 2026, राजीव कहां गए? 16 अप्रैल 2026 को लागू हो चुका है, लागू हो चुका है। इसलिए ये गलत बात है। अच्छा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की अगर हम बात कर रहे हैं तो जिस तरीके से अमेरिका और ईरान के बीच में जो शांति वार्ता हुई, लेकिन वो पूरी तरह से अभी हो नहीं पाई है, और अब उसके वर्चस्व को लेकर के पूरा मामला जो है वो सामने आ रहा है। देखिए, मैं पहले दिन से कह रहा हूं, भारत सरकार को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए। ईरान आपका परंपरागत मित्र रहा है। ये बात खुद प्रधानमंत्री मोदी जब गए थे ईरान का दौरा करने, तो मोदी जी ने कहा था हमारी और ईरान की मित्रता इतिहास से भी पुरानी है। और खामेनेई साहब को उन्होंने 7वीं शताब्दी की कुरान की पांडुलिपि भेंट की थी। नरेंद्र मोदी जी ने चाबार पोर्ट का समझौता किया था, जिससे हिंदुस्तान को बहुत फायदा होता, और उसके लिए प्रधानमंत्री खुद अपनी पीठ भी थपथपा रहे थे कि हमने इतना बड़ा समझौता ईरान के साथ किया। रूस के राष्ट्रपति ने ईरान के राष्ट्रपति से बात की, उनका जहाज नहीं रुकता। चीन के राष्ट्रपति ने बात की, उनका जहाज भी नहीं रुकता। हमको अपना एक एक जहाज निकालने के लिए मशक्कत करनी पड़ रही है, मेहनत करनी पड़ रही है, बार बार कोशिश करनी पड़ रही है। और कल आपने देखा कि किस तरीके से हमारे जहाज के ऊपर गोली चलाई गई। तो इसलिए मैं फिर दोहरा रहा हूं, आप ईरान के राष्ट्रपति से बातचीत कीजिए, और जो कुछ भी है, भारत का हित सर्वोच्च है, भारत का हित सर्वोपरि है। अगर हमारे जहाज वहां से नहीं आएंगे तो देश में तेल का दाम महंगा होगा, गैस का दाम महंगा होगा, और ये संकट हमारे ऊपर थोपा गया है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी को ये पता था, भारत सरकार को पता था, 60% कच्चा तेल हार्मोज समुद्री मार्ग से हिंदुस्तान में आता है, और 50% गैस उसी मार्ग से हमारे देश में आती थी। तो आप उनसे बातचीत करिए, वो खुलवाइए। और अमेरिका और ईरान के बीच में जो समझौता नहीं हो पा रहा है, उसके बीच में तो आप लोग खुद देख रहे होंगे, ट्रंप के मूर्खतापूर्ण बयान, कभी कुछ, 1 घंटे बाद कुछ, एक घंटा पहले कुछ। इससे कुछ नहीं होने वाला। पूरी दुनिया शांति चाहती है, और हिंदुस्तान का भी भला इसी में है कि हम शांति चाहते हैं, शांति हो, शांति
तभी होगी जब हमारी भूमिका उसमें बढ़ चढ़ के सामने आए तो शांति होगी। संजय जी, लोकसभा के डिबेट में अमित शाह ने अपने बयान में कहा था कि जो 2011 के सेंसस के मुताबिक जो डिलिमिटेशन हुआ था, जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में मतलब लाखों के हिसाब से नागरिक हैं तो उनको इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलता, और ऐसे भी ये इसी के दौरान डिलिमिटेशन हम इसलिए ला रहे ताकि इक्वल अमाउंट ऑफ सांसद हो। और उन्होंने विपक्ष के नेताओं को ये भी कहा था कि आप 1 घंटे का समय दे दीजिए, हम आपको 50% जो है वो कागज पे ला कर दीजिए। बहुत अच्छा सवाल आपने किया, बहुत बढ़िया सवाल किया। आप मुझे बताइए 2011 के सेंसस के हिसाब से अगर आप सीटें बढ़ाएंगे तो जनसंख्या के हिसाब से बढ़ाएंगे ना, उसमें 50% की बात कहां से आ गई? अगर आप 2011 की जनगणना के हिसाब से सीटें बढ़ाएंगे और परिसीमन करेंगे तो सीटों की संख्या तो जनगणना के हिसाब से तय होगी ना। 50% कहां से आ गया उसमें? नंबर 1। नंबर 2, मेरा ये कहना है कि आप लोगों का, हम सब का पैसा अमित शाह जी जनगणना के ऊपर खर्च कर रहे हैं। 2026 से जनगणना चालू है, 12,000 करोड़ रुपए जनगणना के ऊपर खर्च हो रहा है और मार्च 2027 तक जनगणना पूरी करनी है। तो 29 के चुनाव में जो आपको परिसीमन करना है, रिजर्वेशन लागू करना है, आप मुझे बताइए कि मौजूदा जनगणना से सीट ज्यादा बढ़ेगी या 11 की जनगणना से सीट बढ़ेगी? बताइए मुझे, समझाइए मुझे। मैं किसी भी नेता से, भारतीय जनता पार्टी के नेता से डिबेट करने के लिए तैयार हूं और इस देश की जनता से भी मैं पूछना चाहता हूं, जो सवाल अमित शाह जी, प्रधानमंत्री जी उठा रहे हैं, 11 की जनगणना में ज्यादा सीटें बढ़ेंगी या 26 की जनगणना में ज्यादा सीटें बनेंगी? और जब ज्यादा सीटें बढ़ेंगी तो 11 की जनगणना के हिसाब से ज्यादा सीटें महिलाओं को मिलेंगी या 26 27 की जनगणना के हिसाब से महिलाओं को ज्यादा सीटें मिलेंगी? आपको क्या मोटिव लग रहा है इसके पीछे सरकार का? सिर्फ राजनीतिक मोटिव। अगर बंगाल का चुनाव नहीं होता, तमिलनाडु का चुनाव नहीं होता तो ये काम उनको करना ही नहीं था। आप बताइए, बजट सेशन 3 चरणों में कभी आपने सुना है? कभी सुना आपने? 2 अप्रैल को जो बजट सेशन खत्म हुआ, अगर लाना ही था, यही लाना था, उस समय लेके आते, पहली बात। दूसरी बात, अगर आपको यही करना था तो 2023 में हम लोग क्या कह रहे थे? हमारे बयान पढ़िए, आज भी हम कह रहे हैं, अगर आपकी नीयत साफ है, 543 में 33% आज कीजिए, आम आदमी पार्टी सपोर्ट करेगी। हम पूरी तरीके से आपके साथ हैं, लोकसभा राज्यसभा दोनों में। 543 में 33% आरक्षण आज दीजिए, हम आपके साथ हैं। लेकिन जिस चीज को आपने खुद लिखा है कि जनगणना होगी, जाति जनगणना होगी, उसके बाद परिसीमन होगा, उसके बाद आरक्षण होगा, वो तो लागू हो चुका है। वो बिल तो 16 अप्रैल 2026 को मैं यही दिखाने के लिए अपना मोबाइल मंगाया, ये देखिए, ये लागू हो चुका है। वो आप ये भ्रामक खबरें क्यों फैलाते हैं? आपके तमाम चैनलों पे ये खबर चली कि ये देखिए, ये भारत सरकार का नोटिफिकेशन 16 अप्रैल 2026 को नोटिफाई किया है इसी मौजूदा सरकार ने और ये बिल लागू हो चुका है। दक्षिण की जो पार्टियां हैं वो परिसीमन को लेकर अपनी बात रखी है, उसका फार्मूला मोदी जी तय करें। भाई आप एक चीज बताइए, अगर इस देश में उत्तर दक्षिण का झगड़ा शुरू हो जाए, इससे क्या फायदा होगा देश का? कोई फायदा है? तो उनका भी जो असंतोष है, जो उनके मुद्दे हैं, आप परिसीमन कराइए, परिसीमन कराने के बाद उनके भी मुद्दों का समाधान कीजिए। अमित शाह जी ने उसके सदन के अंदर दक्षिण के राज्यों का ब्यौरा भी दिया था कि कितना अगर होता है तो कितना उससे फर्क पड़ेगा, पर उत्तर के राज्यों का उन्होंने उस पर ब्यौरा नहीं दिया। लेकिन 50% फॉर्मूला नहीं है ना कोई। आप कह रहे हो 2011 की जनगणना के हिसाब से होगा, मेरी बात आप समझ गए कि नहीं? अगर जनगणना के हिसाब से होगा तो 50% का तो कोई मतलब नहीं है। जनगणना के हिसाब से जितनी देश की जनसंख्या आएगी, जितने देश के मतदाताओं की जनसंख्या आएगी, उसके हिसाब से ये तय होगा कि एक सीट पर कितने लोगों के आधार पर लोकसभा बनेगी। मान लीजिए आपने तय किया कि 10 लाख की आबादी पर हम लोकसभा बनाएंगे, तो 11 में ज्यादा आपको जनसंख्या मिलेगी या 26 में मिलेगी? तो महिलाओं की संख्या, अगर मोदी जी फायदा करना चाहते हैं तो महिलाओं की संख्या 11 में ज्यादा होगी या 26 की जनगणना में ज्यादा होगी? स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर के अगर हम बात करें तो अभी देखा जा रहा है कि भरपूर जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी द्वारा
जहाँ पे पूरी तरह से जनता के बीच में जाया जा रहा है। साथ ही हर्ष संघवी ने 2 दिन पहले कहा था कि सुपड़े साफ हो जाएंगे आम आदमी पार्टी के कांग्रेस के लोकल पॉलिटिक्स। देखिए, यहाँ पर दोनों पार्टियां, बीजेपी हो या कांग्रेस हो, वो दिन रात किसका नाम ले रही है? आम आदमी पार्टी का। इतना खुलकर नाम ले रही है कि कांग्रेस वाला भी कहता है आम आदमी पार्टी को मत वोट दे देना, बीजेपी को दे देना। बीजेपी वाला भी कहता है आम आदमी पार्टी को वोट मत देना, भले कांग्रेस को दे देना। तो इसका मतलब दोनों को खतरा आम आदमी पार्टी से है, और आम आदमी पार्टी बहुत तेजी के साथ गुजरात में बढ़ रही है। और इसका एक कारण ये भी है कि आप देखिए, हमारे नेताओं की गिरफ्तारी हो रही है, सबको जेल में डालते हैं, तो जिससे डर होता है उसके खिलाफ ही ईडी, सीबीआई, पुलिस सबका इस्तेमाल करते हैं, तो वही हो रहा है। पिछले कुछ दिनों में